कश्मीर लाइफ में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। हम वक्तन फ़वक्तन आपसे कई सारे लोगों की मुलाकात कराते हैं जिनका कश्मीर के कंटेक्स्ट में कोई कंट्रीब्यूशन रहता है, और जब कश्मीर के हवाले से कोई भी किताब लिखी जाती है तो कश्मीर लाइफ की कोशिश रहती है कि उस किताब को पढ़ें, उसे समझें और फिर उसका एक रिव्यू लिखें। और ये रस्म पिछले कई बरस से हमारे न्यूज़ रूम में की जा रही है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है महक जमाल, जिन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है जिसका नाम है लोल कश्मीर। लोल यानी लफ्ज जो है वो कहीं ना कहीं मोहब्बत को रिप्रेजेंट करता है कश्मीर में। और महक के बारे में अगर बात करें तो शी इज़ फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर से इनका ताल्लुक है, इनके फादर कश्मीर से हैं। उसके बाद इनकी पढ़ाई कश्मीर में हुई है, फिर इन्होंने अपनी तालीम बैंगलोर में हासिल की, और न सिर्फ एक राइटर हैं, एक ऑथर है, बल्कि एक फिल्म मेकर हैं। और जो इनकी फिल्म है उससे काफ़ी रिकग्निशन मिली है। अब इनसे इनकी किताब के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में और किस तरीके से इन्होंने ये किताब लिखने का सोचा, उस सब बारे में इनसे बात करते हैं। महक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले जैसा हमने आपके बारे में जो हम जानते हैं कि आप एक राइटर हैं, एक ऑथर हैं एंड ए फिल्म मेकर। बट एक फिल्म मेकर किस तरीके से एक राइटर बना, एक कश्मीरी लड़की कैसे कश्मीर से निकल के बैंगलोर जाती है, पढ़ती है, फिल्म बनाती है और फिल्म बनाने का सोचती है, व्हाट इज द प्रोसेस? जब मैं मतलब 12th मैंने जब पास किया तो मुझे पता था कि मुझे मतलब मैंने साइंस पढ़ा था, तो लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो सबको आई थिंक कश्मीर में पढ़ा ही लेते हैं माँ बाप, एंड दे वर वेरी कीन कि डॉक्टर बनो ये वो, बट आई वाजंट वेरी कीन ऑन इट। एंड मुझे कुछ क्रिएटिव करना था and I was good at art, so I thought I'll do design. So I went to a design school which is called Srishti in Bangalore, and with the intention कि मैं कुछ kind of design करूँगी, maybe an art director or a graphic designer, something like that. But that's in college is where I discovered film and I discovered world cinema. And especially like Iranian cinema, Polish cinema. तो मुझे लगा कि ऐसी किस्म की फिल्में देखी भी नहीं थी बड़े होते हुए, एंड जैसे मतलब हाउ टू क्रिएट नैरेटिव्स इन वेरी डिफरेंट वेज वो समझ आया, एंड दैट्स हाउ माय फिल्म मेकिंग जर्नी स्टार्टेड। सो यू स्टार्टेड फिल्म मेकिंग एक्सीडेंटली, वी कैन से। या आई मीन सेरेंडिपिटसली आई वुड से। या सो देन लेटर, क्योंकि जब फिल्म मेकिंग की बात आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज राइटिंग। इफ यू कांट राइट अ गुड फिल्म यू कांट क्रिएट अ गुड फिल्म। I mean, depends. A lot of directors don't write their own films, but I always did like writing. I don't think मैं हमेशा से अच्छी थी writing. मतलब मेरी writing अच्छी थी. It's only over time. कि I think I learned the skill, learned on the job also. And मैंने बहुत साल मतलब फिल्मों में assist किया. There's something called script supervision which I used to do a lot. And then finally, एक पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि ये हो गया, अब आगे क्या करना है, तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग एंड स्क्रीन राइटिंग स्पेसिफिकली। और फिर अराउंड 2020 जब कोविड हो गया, मैं घर पे मतलब कश्मीर में काफ़ी देर तक थी, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि कश्मीर में कुछ मेमोरी प्रोजेक्ट होना चाहिए जहाँ पर, क्योंकि कितने सालों से मतलब द ऑनगोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर में, उसकी एक लिव्ड एक्सपीरियंस भी है जो नॉर्मल लोगों की होगी। व्हाट डज इट मीन टू लाइक लिव थ्रू अ कॉन्फ्लिक्ट, एंड सो आई स्टार्टेड डेल्विंग इनटू दैट। और उसके थ्रू मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है, एंड दैट्स व्हेन आई थॉट ऑफ लव, एंड that's how लोल कश्मीर came to be. नाम मैंने पहले सोचा, फिर बाद में मैंने उसके बाद किताब लिखी और लोगों को नहीं मतलब नाम सोचा, फिर लोगों को इंटरव्यू किया, लोग ढूंढे। आई पुट आउट अ प्रोजेक्ट कॉल जिससे मुझे लोग मिले बात करने के लिए, और मैंने उनको इंटरव्यू किया, एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट टू जब बुक निकली इन जैन दिस ईयर 2025, 4 साल लग गए द होल प्रोसेस। सो या आई थिंक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बुक लिखूंगी, बट व्हेन आई स्टार्टेड कलेक्टिंग दी स्टोरीज मुझे लगा कि a book would be the perfect medium, because ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज उसमें हो सकती हैं एक तो, and just I think I could do justice to the maximum number of stories. True. Which if I maybe went the film way I would have to cut down even more. Okay. तो उस तरीके से मैंने सोचा। और so if we start from beginning, जैसे आपने कहा कि it all started
in COVID times, जब आप घर पे थे and you were thinking कि what next now? So इंस्पिरेशन क्या थी बिहाइंड राइटिंग ए स्टोरी और राइटिंग ए बुक, जिसमें आप एक ऐसी जगह जहां काफी परेशानियां देखने को मिली है, जहां अनसर्टेनिटी काफी रही है कश्मीर जैसी जगह में, और आपने जो ये किताब लिखी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक 90s का एरा है, 2000 का एरा है, एंड पोस्ट 2019 एरा है। सो व्हाट वाज द इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन बिहाइंड राइटिंग ए बुक बेस्ड इन कश्मीर, in a area, in a space जहां हम बहुत अनसर्टेनिटी देखते हैं, but at the same time आप अनसर्टेनिटी वाली जगह पे लोल की किताब लिखते हैं, मोहब्बत की किताब लिखते हैं। तो what was the inspiration? थोड़ी like 2-3 different reasons. One, I would say कि मैंने खुद ऐसी कहानियां कश्मीर से नहीं पढ़ी थी। Okay. हाँ, थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी मगर not a lot. हाँ. Then when you think about love in a place like Kashmir, जैसे आपने कहा बहुत अनसर्टिनिटी है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो इन अ वे इट माइट बी द लास्ट थिंग यू थिंक अबाउट, है ना, अगर जब आप कश्मीर के बारे में सोच रहे हो, स्पेशली अगर कोई कश्मीर से नहीं है। मगर somehow I feel like it is also quite synonymous with कश्मीर। तो मेरे में खुद बहुत क्यूरियोसिटी थी इसके बारे में, क्योंकि मैंने खुद ऐसी स्टोरीज नहीं देखी थी, पढ़ी थी, एंड बिकॉज मैं आई ग्रू अप ओवर हियर, मैंने काफी जो साल यहाँ पर खुद एक्सपीरियंस किए हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द लेट 2000, जब एवरी समर कुछ होता रहता था, एंड आप घर पे बहुत देर तक होते थे। सो आई केप्ट वंडरिंग कि देयर इज अ सर्टेन इमेज ऑफ कश्मीर व्हिच इज ऑलवेज प्रोजेक्टेड, एंड there is a reason to document the Kashmir conflict, and that is completely valid, and वो तो होना ही चाहिए। मगर there is also a public memory of a time जो अगर आप नहीं डॉक्यूमेंट करोगे वो गायब हो जाएगी, क्योंकि जब लोग a group of people, if they go through recurring periods of conflict, उनकी खुद मेमोरी उनको ब्लर करती रहेगी, है ना। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ है, ये कहानियां कलेक्ट करनी जरूरी है, not just for ourselves but also for people, for generations to come, to know how you lived, you loved, how you went on with your life. Do you think कि एक ऐसी जगह, कश्मीर जैसी जगह पे, जहां जैसे हमने बात की कि there is uncertainty, so do you think कि your book specifically represents the other side of the story also? क्योंकि हम एक तरफ से कॉन्फ्लिक्ट तो देखते हैं, हम फिल्मों में देखते हैं, हम किताबों में पढ़ते हैं, हम अखबारों की खबरों में पढ़ते हैं, हेडलाइंस में देखते हैं, एंड इट इज एविडेंट कि देयर इज अनसर्टेनिटी, यहाँ प्रॉब्लम्स रही हैं, शायद ओवर द पीरियड कम हुई है, बड़ी है, वो डिबेटेबल चीज है, लेकिन प्रॉब्लम्स रही हैं। तो क्या आपको लगता है आपकी किताब या ऐसी कोई किताब जो इस अनसर्टेनिटी के टाइम पे मोहब्बत की बात करती है, प्यार की बात करती है, ये कहानी का दूसरा साइड भी बताती है कहीं ना कहीं? I think it just shows another layer or a facet of the same thing. Yes, resilience for sure. क्योंकि अगर आप कह रहे हैं, like for example, the book is about love, love and longing, and not just romantic love, also like love between friends or familial love, between parents. So in no way is the book saying, romanticizing the conflict or saying कि देखो, हमें इतना resilience है. It's not about that. It's about showing that okay, telling these stories is also important. And क्योंकि मैं जब इंटरव्यू करी थी लोगों को, वो वो one main thing which a lot of them said to me was कि ये हमें कोई पूछता नहीं है ना. So when there's a gap in documenting how a group of people live, that's what I saw for myself, and मैंने सोचा कि मुझे ये अपने लिए क्यूरियोसिटी थी, इसलिए मैंने ये शुरू किया, and I'm glad that a lot of people came forward and they wanted to share their stories with me. Because of course I reached out to people, मगर the majority of the stories have been people responding to a project call and then saying कि नहीं, मुझे बतानी है अपनी कहानी. A lot of them are anonymous, have not given their names, which was something मुझे पता था कि ये होगा, क्योंकि कश्मीर में वो भी है कि अगर लोगों को अपने प्यार के बारे में बात करेंगे मगर शायद नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि कंजर्वेटिव सोसाइटी है. तो which I was completely fine with, but still they wanted to say कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये
होना चाहिए, बिकॉज ये मेरे साथ नहीं, it shouldn't go with me. I want people to know how. So before we talk about the interview process and how you collect the stories, क्योंकि आपने शुरू में मेंशन किया कि किताब से पहले कहीं ना कहीं ये टाइटल आपके जहन में था. So ये लफ्ज, लो लफ्ज आपके लिए क्या मतलब रखता है? ये काफी इम्पोर्टेंट है जानना कि जो राइटर है, जो ऑथर है, उसके लिए इस लफ्ज का क्या मतलब है, क्या वैल्यू है, एंड व्हाई दिस वर्ड इन पर्टिकुलर. ये बहुत मेरे लिए थोड़ा ब्रॉड वर्ड मुझे लगा, बिकॉज जब मैंने शुरू किया मुझे लगा कि आई विल ओनली collect romantic love stories. Okay. But as I started, it changed. So the intention was romantic story. It was in a way, yeah, it was romantic love. Okay. मगर जब मैंने लोगों से बात करनी शुरू की, उनको इंटरव्यू करना शुरू किया, तभी मुझे लगा, समझ आया कि ये वर्ड बहुत all encompassing है. And the power of the word is कि it also made space for all of those different kind of stories. So you have stories between friends, between parents, even love for a homeland. And somehow वो word उसको उन सबको ले लेता है. And also LOL में, of course it means love and affection, but it also does mean longing, है ना? True. Which is also something which is very synonymous, I think, with Kashmir, love and loss, if you True. go to see True. it like that. And the book kind of traverses all of these emotions, so it's not like a happy-go-lucky book where every story has a happy ending, which it doesn't. And I think that's what I wanted to create. So, through create a journey, really. So initially it was altogether a different thought process, but when you started collecting stories, वो कुछ और बन गया. हाँ, I mean, अगर कुछ भी, आई थिंक आप कोई भी चीज शुरू करते हो, कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट, वो तो इट इवॉल्व्स इन इट्स ओन वे, राइट? तो ये भी, इस बुक ने भी काफी इवॉल्व किया है अपने तरीके से. बिल्कुल. तो there are many stories, many fascinating stories. There are romantic aspects in the stories. There are stories जो दो दोस्तों का बॉन्ड है. There are stories जो पेरेंट्स के साथ बॉन्ड है. एंड हर एक चीज मोहब्बत है इन वन वे और अदर वे. तो ये स्टोरीज कलेक्ट करना जिस तरीके से आपने शुरू किया, व्हाट वाज द प्रोसेस बिहाइंड कलेक्टिंग दी स्टोरीज, एंड कहाँ से शुरू हुआ एक्चुअली? आई थिंक अगर आपको, आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ दिस, बट एंड आई डोंट इवन नो वेदर इट्स अर्बन लेजेंड और जस्ट कंप्लीटली a rumor, was that जब abrogation हुआ था, तभी एक स्टोरी चल रही थी कि some guy called his girlfriend after the phones opened and he found, and her mother picked up and she said कि उसका 40वां दिन है. Okay. हाँ, so this is a story which is going on, and I don't know whether it's true at all, but then it kind of got me thinking कि क्या ऐसी कहानियां होंगी, मे बी नॉट एज हार्ट ब्रेकिंग एज दैट, बट कोई तो कहानियां होंगी ना, क्योंकि इतने महीने अगर फोन्स बंद है, इंटरनेट बंद है, लैंडलाइन भी बहुत ड्विंडलिंग है, लोगों को मतलब शुरू में तो बंद था, मतलब लाइनें, मतलब 7-8 घंटे लोग वेट करके फोन कर रहे हैं, विच इज फॉर 60 सेकेंड्स फोन कॉल, एंड अगर लगा तो लगा, नहीं लगा तो बैक टू द एंड ऑफ द लाइन, राइट? सो इन एंड ऑल्सो फिजिकल ब्लॉकेज, राइट? क्योंकि इवन अ वेरी सिंपल कम्यूट लोग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ज्यादा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा था. तो इस टाइम पे अब देखिए, अब जैसे कश्मीर ने ऐसी बहुत सारी periods देखे हैं, मगर that was like 2019 was very unprecedented for everybody. Like they kept thinking कि अच्छा ईद है तो खुल जाएगा, नहीं खुला, August 15th है खुल जाएगा, नहीं खुला, तो हो ही रहा था ना, तो लोग आस लगा के बैठे थे. So I kept thinking कि I'm sure there are stories in which people reached out to each other in very inventive ways and very ingenious ways, and just to even see a glimpse of another person or just to kind of communicate कि मैं ठीक हूँ. तो ये मुझे लगा होगा, और फिर जैसे ही मैंने लोगों से बात करनी शुरू की, even to like people I knew over here or even journalists, they kept saying अच्छा उससे बात करो, उसके पास कहानी है. तो पहले ये ऐसे शुरू हुआ. Okay. Then ढूंढे किस तरीके से आपने वो लोग? Eventually there are a bunch of people जो इस किताब में है, and अगर हम देखें तो ये fiction नहीं. It's not fiction. No, it's completely narrative. It's a complete narrative. ये किसी इंसान की कहानी. हाँ, there are certain cases जहाँ identities को reveal नहीं किया गया, as you mentioned earlier. So जो वो process था ना ढूंढने का, उसमें
पहले तो आपने ढूंढा कैसे उन लोगों को, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो. एंड सेकेंडली व्हाट वाज द मेन चैलेंज उनको ढूंढने में, क्योंकि कश्मीर है छोटी जगह है, उतनी छोटी जगह भी नहीं है कि हम यहाँ सुबह निकले और शाम तक हमारे पास कहानियां. सो पहले तो ऑफ कोर्स थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ से मिले. सो सम ऑफ द पीपल आई नो और थ्रू करके कि मैं किसी को जानती हूँ, मगर द मेन वे दैट आई कलेक्टेड द स्टोरीज वाज थ्रू अ प्रोजेक्ट कॉल, एन ऑनलाइन प्रोजेक्ट कॉल, जो मैंने काइंड ऑफ पोस्टर बनाया. लोल कश्मीर उसका नाम था तभी भी, तो मैंने पोस्टर बनाया, उस पर सारा एक्सप्लेन किया कि व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, एंड आई स्टार्टेड सेंडिंग दैट अक्रॉस इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, एवरीथिंग. ईमेल चेन्स पे लोगों को कहा कि अगर कोई ईमेल चेन है उस पर भेजो, और उसके साथ ही गूगल फॉर्म लिंक थी. सो अगर लोगों ने पढ़ा, दे कुड फिल द गूगल फॉर्म with their name, whatever, why do I want to tell this story? Is it my story? And also, do I want to be anonymous or not? So they could tell, click that right from the beginning and tell me whether they're, comfortable with revealing the identity. Plus their contact information. जब मुझे आता था, फिर मैं उनको reach out करती थी, and I would set up a call with them and interview them. So most of the interviews have happened over the phone, some in person, some on Zoom, but I would say majority on the phone. Okay. And I used to just talk to them on the phone and just ask them कि अच्छा what do you want to tell them, and then ask them different questions, see कहाँ पर उनकी कहानी lead कर रही है मुझे. लोग लोग सीधे नहीं बोलते हैं ना, लीनियरली नहीं बात करते हैं, वो यहाँ वहाँ की बातें करते रहते हैं. सो देन यू हैव टू ऑल्सो एज एन इंटरव्यूअर यू हैव टू ऑलवेज कीप योर ईयर्स ओपन एंड सी कि okay, what is the interesting point, what is the interesting thing, where is it starting, where is it ending, what more are they letting on. And I was very सरप्राइज्ड कि लोग इसके बारे में मुझसे बात करना चाहते थे, क्योंकि मैं तो स्ट्रेंजर हूँ उनके लिए. True. और बहुत ही निजी बातें अपनी कर रहे हैं मेरे साथ. तो आई वाज क्वाइट टेकन अबैक. यू मेंशन्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने अगर इसमें फॉर एग्जांपल 50 कहानियां ली है, उसमें से 40 ऐसी कहानियां हैं जो फोन या इंटरनेट के जरिए आप तक पहुंची है. एंड इसी किताब में आप इंटरनेट नहीं होना और कम्युनिकेशन ब्लॉकेड का जिक्र भी करते हैं. तो इजंट इट इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पीरियड, हमारे पास 21वीं सदी में 21st century में we don't have connectivity, we don't have phones, we don't have internet, but at the same time where an author is writing and drafting a book based on phone calls and internet. Yeah, it's quite ironic, I would say. And I think even, and how the internet also, I think at certain points was a drawback for me, because there's a certain age group which will be on the internet and look for this and respond to something like this. So when I kept going back in time, जैसे मैंने आपने कहा the book is in 3 parts, right? 90s, then 2000s and 2020, मतलब 2019 onwards, and you will see कि the stories also are much more towards the end because of this, because the first 2 halves में I found it much harder to find people, and वो मैंने actually some of the stories I've actually gone out of my way and looked for them rather than relying only on that project call, because कहीं मतलब end में जाके मतलब 1-2 साल into the project मुझे realize हो रहा था कि there are certain gaps which are too big, which I have to fill. So and I needed to look for those stories. So those ones I have made more of an effort to look for. मेरे जहन में एक चीज आ रही है, बिकॉज हम 3 जनरेशंस बात कर रहे हैं, 3 एराज की बात कर रहे हैं, 3 टाइम पीरियड्स की बात कर रहे हैं. अब इसमें अगर देखें तो 90 से 2019 तक कम से कम 3 जनरेशंस तो एटलीस्ट मिनिमम होगी, यानी मिनिमम 3 जनरेशंस तो रहेंगी. एक हमारी जनरेशन रहेगी, एक हमसे हमारा यंगर सेल्फ रहेगा, एक हमारा ओल्डर सेल्फ रहेगा. सो इन तीनों में से सबसे इंटरेस्टिंग कहानियां किस जनरेशन के पास ज्यादा थी, एंड व्हाट वाज द फैसिनेटिंग पार्ट के जो आपको लगा कि दिस इज द हुक पॉइंट? I wouldn't choose कि कौन सी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, मगर I will tell you an interesting observation कि क्योंकि जब 80s 90s की जो कहानियां हैं इस किताब में, उस टाइम पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी उनके पास कम थे, है ना. लेटर्स थे, physically of course they would meet and they would have their their different ways of
expressing their love. वो matador rides में होते थे, अगर they'll pay off the matador guy and keep the whole matador empty. Okay. ऐसे to just go, not to do anything, but ऐसे to just like go, just get some privacy, go back and forth. ऐसे मतलब क्या कहते हैं? Is there any incident like this, like you mentioned, they hire a whole matador? Yeah, so there is a chapter called Matador in the book. Is the second chapter of the book, and it's a love story between a Kashmiri Pandit boy and a Kashmiri Muslim girl, and his family leaves in the 90s, but they come back. So he comes back to Kashmir, जहाँ पर like his fellow pandits are like not there anymore. So he's kind of relearning this reality of being a minority in this place, which is his homeland. But he's still 12, 13 years old. So now he's growing up into his adolescence during this time, and kind of creating this niche for himself. And now in the middle of all of that, he falls in love with a Muslim girl. So now they already have everything against them from the beginning. So how do they, carry out this love, and what happens to them? And so for them, being together is just going back and forth between tuitions. हाँ, वो उसको ड्रॉप करेगा, उसको ले लेगा, तो फिर वो बस उतना टाइम होता है उनके पास, तो वो मैटाडोर लेते थे और वो कहते थे कि मतलब खाली रखो मैटाडोर को, और मे बी 1-2 और लोग आ जाएंगे, एंड दे विल बी लाइक कि खाली क्यों है इतनी, कि उनको पता नहीं है, दे आर लाइक द अदर पैसेंजर्स, दे माइट बी रियली सरप्राइज कि सुबह सवेरे मैटाडोर खाली मिल गई, बट इट्स बिकॉज दिस गाय हैज पेड ऑफ द मैटाडोर गाय कि खाली रखो ताकि वी कैन जस्ट सिट इन पीस एंड टॉक टू ईच अदर, बिकॉज देयर इज नो अदर वे टू just speak to each other. Look at each other. Just look at each other, because even phone calls, they have to schedule phone calls, and landline किसी और ने दूसरी line उठा दी, क्या हो जाएगा? So that is one time, and of course they're using letters. The first story of the book is called Love Letter, and it is about this guy who he communicates with his girlfriend through love letters, and they're all written in Urdu poetry and everything. And now if you go 30 years later, जब आर्टिकल हुआ, और उसके बाद one of the main things that people are relying on now is letter writing, because there's no other way to communicate, and they're leaving a letter with like a किराने वाला or with a driver, कोई इंसान जो उनको पता है कि ये होगा ट्रस्टवर्दी, और ये कहीं पर ये हिलने नहीं वाला है यहाँ से. So that is how they're communicating now. So it's in a way very poetic, but then also very heartbreaking कि this is what you're reduced to, कि कुछ और है नहीं, कि आप वही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का आपको मतलब you're reliant on that all of these years later. So it's very telling, I think, of I was actually asking कि जब आप 3 generations या 3 eras देखते हैं कि हम love letters से शुरू किया, then we have landlines, then we have we have phones, then internet, smartphones, everything available. So difficulty किस time period में ज्यादा थी? Difficulty या challenges किस टाइम पीरियड में और किस कहानी में आपको ज्यादा देखने को मिले? Was it in 90s और was it in post 2019, जब एक ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए, maybe 6 months, 6 महीने के बाद everything was back to normal, not normal that way, but normal. We have phones, we have internet, we have everything available. So तब और 90s के टाइम पीरियड में जब एवेन्यूज ही नहीं थे, जब हमारे पास अगर सब ठीक भी हो जाता, हमारे पास फिर भी कोई एवेन्यू नहीं था कि हम कहीं जा सकते हैं या कुछ ऐसा फोन पे बात कर सकते हैं. तो जो वो स्टोरीज आपने कंपाइल की है, क्योंकि मैंने लव लेटर की इसलिए वो बात कर रहा था क्योंकि इसमें चैप्टर है लव लेटर. आई वांटेड यू टू टॉक अबाउट मैटाडोर क्योंकि इसमें चैप्टर है मैटाडोर. सो तब और अब में बहुत डिफरेंस है. अब शायद 15, 17, 18, 20 साल के बच्चे के पास अपनी स्कूटी है, अपनी बाइक है, अपनी गाड़ी है. तब वो कंसेप्ट नहीं था. सो जब आपने ये 3 जनरेशंस देखी, 3 एराज देखे, सबसे चैलेंजिंग पार्ट किस एरा में देखा आपने? Challenging, I think I would say it would have to be the 90s. Of course, the end of the book, as you said, deals with a very concentrated time. So agar in the context of the book, that is the hardest. Okay. But in terms of time period, then I would say the 90s would be the hardest, because people had to be way more inventive. और बहुत हिट और मिस चीजें होती थी, क्योंकि तभी मोबाइल फोन नहीं थे, राइट? तो अगर कुछ हुआ भी है, लाइक फॉर एग्जांपल कहीं पर लाइक देयर सम ब्लास्ट फॉर एग्जांपल समवेयर, और कहीं पर कोई फायरिंग हो गई है, तो हाउ डू यू टेल दिस पर्सन कि आज हम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, कि हड़ताल हो गई है तो शायद स्कूल नहीं है मगर
ट्यूशन है. So how do you, so that coordination was only a huge problem. True. And even for example phone calls, you have to set up a phone call 3 days in advance. मगर अब उस दिन के on that day when you set it up, अगर कोई उस कमरे में बैठा हुआ है तुम्हारे साथ, तो अब तुम बात नहीं कर सकते हो. So you have to pick up the phone. If somebody else picks up the phone, then you either ज़्यादा blank calls भी नहीं दे सकते हो क्योंकि पता चल जाएगा कि कोई लड़का फोन कर रहा है, right? So all of those things, which of course those are not these are not specific to Kashmir, I would say, like, you know, these tiny moments. But when you are in a place which is quite uncertain, and, you know, can get very volatile, I think there's a heightened sense of urgency which comes with that. You know, when you're showing your love, or you are loving another person, I think वो urgency आ जाती है कि इस इंसान से मिलना है, or you want to find that constant in all the chaos around you. So I think that is something which I found in all of those stories, all of those stories, and just how I feel like love changes in a way in Kashmir, and I think that is what drew me to this topic, and I wanted to just write about it. So हमने रोमांटिक एस्पेक्ट पे बात की, बिकॉज जितनी भी अभी बात हुई, इसके अलावा जो बाकी एस्पेक्ट्स रहते हैं, हम दो दोस्तों के बॉन्ड के बारे में बात करते हैं. एट टाइम्स हमारे ऐसे कोलीग्स रहते हैं जो शायद फैमिली से भी नजदीक आ जाते हैं. हमारे माँ बाप के साथ हमारे जो रिलेशन होते हैं वो बहुत बेहतर होते हैं, और वो प्यार की सबसे बेहतर डेफिनेशन है अगर उसे हम उस तरीके से देखें. तो इस टाइम पीरियड में जो ये वाली स्टोरीज है, अपार्ट फ्रॉम द रोमांटिक स्टोरीज, वो वाली स्टोरीज में कितना पावर है कि हम आपके इस टाइटल को डिफाइन कर पाए? कितना, आई थिंक पूरी बुक में 16 स्टोरीज है ना. आई थिंक स्टोरीज विच आर नॉट अबाउट रोमांटिक लव वो शायद 4-5 होंगी, तो कम ही है. मगर आई थिंक some of them are, one of them actually is so interesting कि जो भी इंसान ये बुक पढ़ता है, वो एक there's one paragraph which they pick up from the book which they think encompass the whole book, and it's actually from a chapter which is between two friends. And you know, so it just shows कि romantic love ही love नहीं है. And वो interesting chapter है क्योंकि उसमें वो एक लड़की है जो अपनी दोस्त को मिलना तो चाहती है, but then it's also about her mental state during that time, during 2019, जब उसके पास कोई और नहीं है बात करने के लिए, तो she slowly also kind of, you know, losing herself every day. So she does strange things, like वो फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करके बात करती रहती है क्योंकि उसको लगता है शायद ये वीडियो कॉल है. हाँ, and then she keeps journaling things, which because she wants to make sure she doesn't forget. और जब उसकी माँ उसको देखती है फोन में बात करते हुए, वो कहती है कि तुम्हें जिन घुस गया है, क्या हो गया तुम्हें? एंड शी लाइक नहीं, मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है, मैं क्या करूँ? एंड देयर इज वन चैप्टर in the book where there's you know, one of the couples, the girl, she is a psychiatrist in Renawari, and during the abrogation they're both doctors, so he is in general medicine and she is in psychiatry. So he has duty every day because उसको कहते हैं emergency branch है, so he has duty every day, but she doesn't. कहते तुम्हारी non emergency branch है. And she keeps thinking, so this is the time where people are cooped up inside and they are, you know, going crazy. So अभी इस टाइम पे लोगों को कितना help चाहिए, मगर यहाँ पर सब कहते हैं कि it's not an emergency branch. And so I think, so chapters like that with that girl, for example, show that side of it as well, and I think those chapters are really important. There's one between a girl who is she's a flight attendant in Saudi Arabia, and she's away from her parents, and the different things she tries to just reach out to them. And वहाँ पर उसकी खुद हेल्थ खराब हो रही है over time, and उसको you know, वो not fit to fly list होती है उनकी, she's almost in that, और वो कह रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा सा और हो गया, then you won't be able to fly anymore. So just, you know, just the mental and emotional toll of these trying times, which in a way, you know, every Kashmiri has seen, but then nobody needs to live like this.
True. right? And that's the whole point. True. While interviewing, because you have interviewed many people, कहानियां कम होंगी लेकिन किरदार कई सारे रहे होंगे इसमें, एंड एक से बात करके फिर दूसरे तक पहुंचे, फिर दूसरे से बात करके तीसरे तक पहुंचे, एंड इवेंचुअली जब आप इंटरव्यू कर रहे थे फोन कॉल पे या सामने रह के, और किसी शख्स ने अपनी कोई कहानी सुनाई या ऐसा कुछ किस्सा बताया, कोई अपना नरेट कर रहे थे वो, तो आपको लगा कि दिस इज इट, दिस इज द पॉइंट जो शायद लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, दिस इज द स्टोरी जो मेरी किताब में होनी चाहिए, या दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरे कश्मीर को, पूरी दुनिया को, पूरे इंडिया को इस बात के बारे में पता चले? इज देयर एनी मोमेंट लाइक दैट? I don't know about a specific moment, but I think there's a line in the book which I have written, but I don't know if I'll be able to find it. They wanted the world at large to remember how bravely they had fought, but equally how fiercely they had loved. So I think that kind of It defines everything. It defines everything, because these people are not saying कि मतलब उसके don't talk about the conflict and this is our norm, this is our life and ये वो, they're saying कि नहीं, कि ये सब भी हमारे साथ हो रहा है और ये भी हमारे साथ हो रहा है, and ये हम सब बताना चाहते हैं, to make it undeniable, really, right? How do you make a time, especially like an article जैसा जो time था, when there was also not many stories coming out of Kashmir from the ground, क्योंकि जर्नलिस्ट, आपको पता होगा, जर्नलिस्ट को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी टू फाइल स्टोरीज। वो एक जगह थी जहाँ पर मीडिया सेंटर था और बहुत स्लो इंटरनेट था, तो और सारे लोग वहीं पर जा रहे हैं टू फाइल देयर स्टोरीज आहिस्ते आहिस्ते। सो देयर इज दैट फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो कि अब क्या ही करें, है ना। बट व्हेन यू आस्क द कॉमन पीपल in that time their stories, then you kind of start making that time undeniable in history. So I think that is what I felt while interviewing and writing the book. And then of course the different stories which kind of tell different stories within themselves. मगर one main thing जो मुझे भी लगा था कि कितने लोग हैं जो मैंने नहीं किया इंटरव्यू, राइट। तो जो जब वो लोग पढ़े, कश्मीरी लोग पढ़े, उनको अपना अपनी कहानी दिखे इसमें कि I'm not alone in what I've gone through, and I felt all of these things and I've gone through all of these things, and I think that was one of the main reasons I wanted to write. So this is the book, this is her book Lowell Kashmir, and if we just talk about the writing process, because we started कि आपने 2020 में लिखना शुरू किया and 2025 जनवरी में you published the book, and अगर publication की बात करें तो बहुत अच्छी publication है जहाँ से book publish हुई। It is very important for an author एक अच्छी publication उसे मिले। If we talk about a bit, not taking much of your time, कि जो वो process है, लिखना तो आपके हाथ में है ना, it is your domain, आप राइटर हैं, आप लिखते हैं, आप अच्छा लिखते हैं। उसके बाद जो वो वाली स्ट्रगल है, the publication, finding a good publication, trying to impress your editor there, telling them why this story, this book is important for you, for people around you, and क्यों आपकी पब्लिकेशन को इसे पब्लिश करना चाहिए, वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो कितना चैलेंजिंग है? इम्पोर्टेंट तो है ऑल्सो, बिकॉज सी दिस इज अ नैरेटिव नॉन फिक्शन, ओके। सो नॉन फिक्शन में एक थोड़ा एडवांटेज होता है कि यू कैन गेट अ पब्लिशर ऑन अ प्रपोजल, एंड यू डोंट हैव टू हैव फिनिश्ड योर होल बुक, वेयर एज इन फिक्शन इज हार्डर टू पब्लिश बिकॉज वो फुल मैन्यूस्क्रिप्ट चाहते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि क्या कहाँ पर ये जा रही है स्टोरी, कहाँ एंड हो रही है, बिकॉज पीपल कैन make it meandering later on. But with my book, and also this book hasn't been written in one go. It's literally been written over years, like a few months here, a few months there, and I would literally say the majority of it has been written 6 months before I have I submitted the first draft. So that's how usually writing happens. So maybe to somebody reading it they might not be able to tell, but I can tell that how my language has changed over the book, क्योंकि कोई मैंने स्टोरी बहुत पहले लिखी होगी, कोई बिल्कुल एंड में लिखी है, फिर वो एडिटर का भी काम है to kind of make it very uniform, right? So in terms of just the process of it,
I applied for this fellowship which is called South Asia Speaks. Yes. And वो एक literary mentorship program है जहाँ पर वो early career writers को ग्रूम करते हैं. हाँ mentors के साथ मतलब pair them with mentors जो उनको help कर सकते हैं उनके project पे. And काफी I think over the years a lot of Kashmiris have been a part of South Asia Speaks. I was the part of the second cohort in 2022. So over there my mentor helped me write a book proposal. तभी मैंने थोड़ी सी चैप्टर्स लिख लिए थे एंड उसके बेसिस पे आई गॉट अ लिटरेरी एजेंट और लिटरेरी एजेंट ने मुझे कहा कि थोड़ा और लिखो फिर एंड दे स्टार्टेड पिचिंग द बुक. सो आई थिंक इन 2023 इज व्हेन आई गॉट माय कॉन्ट्रैक्ट विद HarperCollins. Okay. And फिर after you get the contract then you have to finish the book. So then the rest of the year, and I think I submitted it in the March 2024 is when I submitted my first draft, and then edits for the rest of the year. And of course every book has its non-fiction book especially has its legal read. तो वो legal read करते हैं कि कुछ चेंज करना तो नहीं है ये वो. एंड थैंकफुली देयर वाजंट अ लॉट व्हिच दे वांटेड मी टू टेक आउट. बहुत माइनर थिंग्स थी, थोड़ी सी थी जो साइटेशन से ठीक हो गई कि व्हेन यू साइट समथिंग देन यू आर स्टिल इन अ safe place. One thing which I faced towards the end was कि because they're all real stories and real people, so I had to get written permissions again from them, consent. क्योंकि of course they have consented to telling me their story themselves, right? मगर उस बात को भी 3-4 साल हो गए हैं, तो you have to go back and kind of my publisher wanted me to get a written thing from them, so I did go back. मगर उसके through I did lose 1 or 2 stories because people just weren't comfortable anymore or weren't in that same space anymore. So that also did happen. So I did lose a few stories. So I had to end up writing a little bit more. Okay. So before we end this, just 2-3 small questions. आप एक फिल्म मेकर हैं, तो जो वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है जो आप फिल्म्स बनाते हैं, be it a documentary, be it a feature film, 70 mm की बड़ी फिल्म हो, वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके जहन में है बिकॉज आपने स्क्रीन प्ले लिखा है, आपने जैसा अभी आपने कहा कि आपने असिस्ट किया है बहुत सारी फिल्म्स में, तो वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ने कितना हेल्प किया एक किताब की शक्ल में आपको लिखने में? हाँ, इट बोथ हिंडर्ड मी एंड हेल्प्ड मी क्योंकि स्टार्टिंग में क्योंकि मैं स्क्रीन राइटर हूँ, स्क्रीन राइटिंग की लैंग्वेज बहुत अलग होती है और वो बहुत डिस्क्रिप्टिव होती है और कभी ज्यादा ही ओवरली डिस्क्रिप्टिव हो जाती है. तो आई कुड फील कि जब मैं ये प्रोज अपना लिख रही थी वो काफी उसमें ब्लीड इन हो रहा था. तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल हुआ बट आई मैनेज्ड इट. मगर वेयर इट हेल्प्ड मी वाज बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि लोग सीधी तरह बात नहीं करते ना, वो यहाँ घुमा घुमा के बातें करते हैं. तो स्क्रीन राइटिंग हेल्प्ड मी क्योंकि मैं आई वाज एबल टू क्रिएट अ नैरेटिव फ्रॉम व्हाट दे वर सेइंग. ऑफ कोर्स नॉट चेंजिंग व्हाट दे आर सेइंग बट क्रिएट अ फ्लो कि कहाँ पर कहाँ पर हाईलाइट करना है, कहाँ पर एंड करना है, किस चीज को आप व्हाट डू यू वांट टू बी द लास्ट moment which you leave with the reader. So I think that's where it helped me to kind of make sense of what people were saying. Okay. So I think I would say. So that is really important also to know कि किस तरीके से एक जो फिल्म मेकर है वो सोचता है और फिर वो किताब की शक्ल में किसी कहानी को लिखता है. And if we say कि आप तकरीबन 3-4-5 महीने हो गए आपकी किताब को, it's the 6th month now. तो अभी तक काफी लोगों ने किताब पढ़ी होगी, काफी सारे लोग हम इस पे देखते हैं जिनका नाम इस पे मेंशन है जो कश्मीर के लिटरली सर्कल में काफी अच्छे लोग हैं. कोई ऐसा फीडबैक अभी तक मिला आपको, कोई पॉजिटिव फीडबैक और मे बी अ नेगेटिव फीडबैक जिससे आपको लगा कि आई हैव डन अ गुड वर्क, और मे बी I may be wrong, maybe there's a negative feedback जहां आपको, या there is a positive feedback in a way जहां आपको लगा कि शायद मैं इस पे और बेहतर काम कर सकती थी? जैसे मैं खुद भी बोलती हूँ कि इसमें है स्टोरीज जो और भी हो सकती थी, है ना. तो आई नो लाइक फॉर मी द बुक इज कंप्लीट इन इट्स ओन वे बट आर देयर स्टोरीज व्हिच कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट? ऑफ कोर्स. मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोलूंगी नहीं मैंने मतलब हर एक चीज मैंने कवर की है, नहीं की है. देयर लाइक एरियाज लाइक प्लेसेस इन कश्मीर जहाँ से कहानियां आ सकती है, देयर एज ग्रुप जहाँ से कहानियां आ सकती है जो नहीं है. एंड आई वाजंट एबल टू गेट देम आल्सो बिकॉज द बुक वाज ऑलरेडी आई हैड टू मेनी स्टोरीज. तो मुझे बहुत दिल पे पत्थर रख के काफी स्टोरीज निकालनी भी पड़ी. तो इसलिए जो मुझे लगता है एंड में जो बुक है in its own it's a finished product for me and I'm very happy
with what it is, and I think it's as diverse as possible, and I've kept it that way. In terms of feedback, I think it's very the most fulfilling thing is then when people message you online and they just say thank you for writing this, and especially Kashmiris, right? I mean, non-Kashmiris also message me a lot about it because they keep saying कि ये हमें पता ही नहीं था, which is the whole point of the book, right? Yes. So I'm always thankful for that. But when Kashmiris message me and they say कि just thank you for talking about our life, and that is, I think that's the whole point of the book, and I feel really happy about that. So before we end, one thing जो आप चाहते हैं कि आपकी इस किताब से आपका जो रीडर है वो टेक अवे रहे उसके लिए, या वो याद रखे लोल कश्मीर से कोई एक चीज, कोई एक बात? I don't know about एक चीज, but I think अगर आप ये बुक पढ़ते हैं, then it should be the beginning of your inquiry into Kashmir, because this book is inviting you into the world in a very warm way, I think. I mean, it's not all hunky-dory, but it is a different way of looking at Kashmir. But once you do, I think don't stop your inquiry into Kashmir and learn more, educate more, talk to more Kashmiris, and just find out what they're talking about and what do they want. And I think that's the whole point. That's the whole point of the story and the book. Thank you so much, Mehak. Thank you for talking. So this was Mehak Jamal और ये इनकी किताब है. अभी 14th right? 14th को एक इवेंट है गुलशन बुक्स पे. अगर आप लोग इनकी किताब लेना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं. ऑथर वहाँ खुद अवेलेबल होंगी. She can sign your copy. She can sign your book. So ऑथर से मिलना बड़ी बात रहती है बहुत सारे लोगों के लिए. And to all the book lovers, they can visit Gulshan Books, and this is her book, one more time, Lol Kashmir, and there are fascinating and interesting stories about Kashmir. Thank you so much, Mehak, for your time. Thank you. ये महक जमाल थे, जैसा हमने कहा, ये ऑथर है, फिल्म मेकर है, राइटर है, एंड आई होप आप जिन लोगों ने इनकी किताब नहीं पढ़ी होगी, उम्मीद करते हैं कि इंटरव्यू देखने के बाद कहीं ना कहीं उनमें भी इंटरेस्ट डेवलप होगा कि वो ये किताब पढ़ें. अभी के लिए इतना ही. बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ.